जय हिंद। नमस्कार सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपके लिए एडजुटेंट जनरल ब्रांच सेना मुख्यालय ने एक शानदार पहल की है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आफ्टर मी फोल्डर। आफ्टर मी मतलब मेरे ना रहने के बाद ये फोल्डर मेरे एनओ के यानी परिवार वालों के लिए, वाइफ के लिए, स्पाउस बच्चों के लिए, माता पिता के लिए वो जानकारियां दे दे कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या था, मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, मेरी कौन कौन सी पॉलिसी है, मेरे बैंक खाते कितने हैं, उनके नंबर क्या है, उनकी जानकारियाँ क्या है, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ ही साथ कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि जिनके बारे में मेरे जाने के बाद मेरे परिवार वालों को पता ना चल पाए, और वो यदि कोई संपत्ति, इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ है तो वो अनोनिम्स यानी बिना नाम का पड़ा रहे, इन्वेस्टमेंट भी पड़ा रहे, परिवार वालों को उनका लाभ ना मिल पाए। तो इसके लिए एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने आप सबके लिए एक 35 पेज का यानी 35 पन्नों का एक फोल्डर जारी किया है। इस फोल्डर में आपके जन्म से लेकर आज तक की पूरी कुंडली समाहित हो जाएगी, आपकी पूरी एक एक करके जानकारियां समाहित हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस शानदार पहल के पीछे असली मकसद क्या है। आगे मैं इस फोल्डर की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा और इस फोल्डर में क्या क्या जानकारियां फिल करनी है वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले आफ्टर मी फोल्डर क्या है ये समझ लेते हैं। आफ्टर मी फोल्डर एडजुटेंट जनरल ब्रांच द्वारा सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, जेसीओ और जवानों के लिए तैयार किया गया है, जो कि हर एक जेसीओ, जवान, अधिकारी जो सेवारत है चाहे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन सब को अपने परिवार के लिए मेंटेन करना है। ये फोल्डर किसी सेवारत या पूर्व सैनिक के निधन के बाद यानी मृत्यु के बाद उसके परिजनों और नेक्स्ट ऑफ किन को आवश्यक जानकारी, दस्तावेजों की जानकारी, संपत्ति के बारे में जानकारी और अन्य जितने भी जमा निवेश पूंजी है उसके बारे में जानकारी देने के लिए है, ताकि एक सैनिक और पूर्व सैनिक के इस दुनिया में ना रहने के बाद एनओके को कोई भी समस्या ना आए। प्रत्येक सैनिक और पूर्व सैनिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निधन के बाद चुनौतीपूर्ण समय से निपटने के लिए उनके रिश्तेदारों के पास आवश्यक ज्ञान, आत्मविश्वास और समझ हो। यानी एक सैनिक और पूर्व सैनिक यदि इस दुनिया से चला जाए तो परिवार वालों को पूरी जानकारियों के बारे में खबर नहीं रहती है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में, साथ ही साथ जो पॉलिसीज है, उनके डॉक्यूमेंट क्या है, उनके नंबर क्या है, कौन सा मोबाइल नंबर उसमें अपडेट है, कौन सा ईमेल आईडी अपडेट है, ये सब जानकारियाँ परिवार को होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि एक हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो वो इंसान अपने लिए कभी नहीं करता है। जिसका लाभ, जिस पॉलिसी का लाभ एक इंसान के ना रहते हुए उसको परिवार को मिलता है, तो उसके बारे में परिवार को जानकारी भी होना जरूरी है, नहीं तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी का करवाने का मतलब ही क्या है। तो ये जिम्मेदारी बहुत ही गहरी है जो सैनिकों को अपने परिजनों के प्रति निभानी होती है, एक ऐसा कर्तव्य जो कभी कभी सेवा की मांगों से दब जाता है। जो मैंने आपको बताया कि परिवार वालों को इतना होश नहीं रहता है किसी आदमी के जाने के बाद में, उसके गम में, कि इन्होंने पीछे क्या क्या छोड़ के गए हैं। ये सेना मुख्यालय एडजुटेंट जनरल ब्रांच द्वारा हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों को यह सुनिश्चित करने में सहायता करने का एक प्रयास है कि उनके भविष्य में सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। फोल्डर में 3 पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट, एक सैनिक और पूर्व सैनिक की मृत्यु पर नेक्स्ट ऑफ किन द्वारा उठाए जाने वाले तत्काल कदम, यानी सैनिक और पूर्व सैनिक यदि इस दुनिया में नहीं रहता है तो इसके जाने के बाद जो फैमिली पेंशनर होगा उसको कौन कौन से एक्शन और कौन कौन से ऐसे काम करने होंगे ताकि उनकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो सके, और बाकी जितने भी क्लेम है, जो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम, पोस्ट डेथ क्लेम, वो क्लेम मिल सके। दूसरा, पेंशन लाभ, परिलब्धियां और आवश्यक कार्यों का विवरण, जो पेंशन के बारे में जानकारियां, इसके साथ साथ क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, उनके नंबर क्या है, उन सब की जानकारियों का विवरण। और तीसरा, व्यक्तिगत वित्तीय दस्तावेज और संबंधित जानकारी, जितना भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसके डॉक्यूमेंट और उसकी जानकारियां लिखी हुई इस फोल्डर में मिल जाएगी। हम इस फोल्डर की एक कॉपी बनाए रखने की दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं। यानी आर्मी हेडक्वार्टर का कहना है क्योंकि सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, जवान, जेसीओ अधिकारी
इस फोल्डर की एक एक कॉपी, इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, रोमन में भी दिया हुआ फोल्डर, जैसा समझ में आता है वैसा फोल्डर बना के रख सकते हैं। इसकी एक एक कॉपी बनाकर अपने घर में परिवार वालों को बताकर रखनी जरूरी है। ये सुनिश्चित करते हुए कि पति पत्नी की पहुंच हो, यानी एक सैनिक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यदि सैनिक ना रहे तो उसके स्पोस यानी पति और पत्नियों को उस फोल्डर के बारे में जानकारी हो। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान फोल्डर में नियमित अपडेट एनओके के लिए अमूल्य होंगे। और ये फोल्डर बना के रखना ही नहीं है, इसमें डे टू डे लाइफ में जो भी अपडेट होते हैं, कोई नई पॉलिसी लेते हैं या कहीं मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं, नया खाता खुलवाते हैं, खाते को बंद करवा देते हैं, पेंशन किसी दूसरे खाते में करवा देते हैं, तो ये सब जानकारियाँ इस फोल्डर में अपडेट करना भी जरूरी है। नहीं तो आज के मुताबिक आप जानकारी फिल कर देंगे और किसी सैनिक, पूर्व सैनिक की आज से मान लो कि 30 साल के बाद में मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान जानकारियां बदल जाएगी। इसलिए इस फोल्डर को बनाने के बाद हमेशा इस फोल्डर को अपडेट रखना भी जरूरी है। फोल्डर का डिजिटल संस्करण अधिकारियों के लिए अंग्रेजी में और हमारे जेसीओ और ओआर के लिए अंग्रेजी और रोमन हिंदी दोनों में उपलब्ध है। इसे ओएसिस रोद्रा एडवोकेट जनरल की वेबसाइट, साथ ही साथ जो डीजी एमपी एंड पीएस वेब पेज है उस पर एक्सेस किया जाता है सेवारत सैनिकों के लिए। और आर्मी का जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर जल्द ही ये फोल्डर अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन उस वेबसाइट पे अपलोड होने से पहले ही मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप डाउनलोड करके इस फोल्डर को बना के रख सकते हैं। कृपया इस जानकारी को व्यापक रूप से साझा करें, यानी वाइड पब्लिसिटी दें। और अब फोल्डर को समझे, इसमें क्या क्या जानकारियां भरनी है। और सभी सिपाही, एनसीओ, जेसीओ अधिकारी, सिपाही से लेकर जनरल तक और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन इस फोल्डर को बना के अपने घर में जरूर रखें। अपने बच्चों को, माता पिता को, अपनी वाइफ को बता के रखें कि मेरे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये फोल्डर उठाना है और मेरी पूरी जन्म कुंडली आपको इसमें मिल जाएगी। मेरे द्वारा जो भी आपके लिए किया गया है वो पूरा लाभ आप उठा सकते हो मेरे जाने के बाद। देखिए ये वो फोल्डर है आफ्टर मी फोल्डर, यानी मेरे ना रहते हुए मेरे परिवार वालों को मदद करें ऐसा एक फोल्डर। और इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी कि पहला पार्ट में ये देखने को मिलेगा कि इमीडिएट एक्शन क्या होंगे किसी एक सर्विंग सोल्जर और एक एक्स सर्विसमैन के डेथ होने के बाद। दूसरा है इंटाइटलमेंट्स एंड एक्शन रिक्वायर्ड, क्या क्या उनको लागू था और आगे एक्शन क्या करना है। तीसरा पर्सनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी कि जितने भी वित्तीय लाभ मिलने हैं एनओके को उसके डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, कौन से डॉक्यूमेंट है और उसके बारे में जानकारियाँ कि उनके नंबर क्या है और वैलिडिटी क्या है, कितना उसमें क्लेम है, कितना सम अश्योर्ड है, ये सब जानकारियाँ। दूसरा है कि रिकमेंडेड एक्शंस बाय सर्विंग सोल्जर एंड वेटरन, यानी एक जो अभी सर्विस कर रहा है जवान और एक जो रिटायर हो चुका है वो अपनी तरफ से क्या क्या कार्रवाई करें। क्या उस सैनिक और पूर्व सैनिक को ऐसा विश्वास है कि माई फैमिली हैज़ एडिक्वेट नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड नो हाउ टू गो थ्रू द ट्रॉमिक टाइम्स ऑन माई डिमाइज, यानी मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरा परिवार इतना सशक्त है या फिर मेरी पत्नी, बच्चे और माता पिता इतने सशक्त हैं कि मेरे ना रहते हुए वो इस दुख की घड़ी में ये संभाल सके कि मेरे जाने के बाद उनको क्या क्या मिलना है। डज माई फैमिली नो वाट ऑल एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन माई डिमाइज, क्या मेरे परिवार को पता है कि मेरी मौत के बाद मेरे परिवार को क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी होगी। डज माई फैमिली नो whom टू कॉन्टेक्ट फॉर वाट पर्पज ऑन माई डिमाइज, यानी मेरी मृत्यु के बाद किस प्रकार का लाभ लेने के लिए, क्लेम लेने के लिए, फैमिली पेंशन स्टार्ट कराने के लिए किस कार्यालय को संपर्क करना है। डज माई फैमिली नो वाट ऑल आर दे सपोज टू गेट आफ्टर माई डिमाइज, क्या मेरे परिवार को पता है कि मेरी डेथ के बाद मेरे परिवार को क्या क्या मिलना है। वाट आई हैव एडिक्वेट एसेट्स एंड फाइनेंस, विल माई फैमिली गेट वाट इज राइटफुली दियर्स आफ्टर मी, कि मेरे असेट्स और फाइनेंस यानी वित्तीय जितना जमा पूंजी है साथ ही साथ जो असेट्स है वो क्या क्या है ताकि उसके बारे में वो मेरे जाने के बाद में ख्याल रख सकें। डज माई फैमिली नो वेयर एंड हाउ मनी एसेट्स आई हैव क्रिएटेड फॉर देम, क्या मेरे परिवार को पता है कि मैंने उनके लिए, मेरे बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, माता पिता के लिए, उनके लिए कौन कौन से ऐसे असेट्स हैं जो मैंने उनके लिए बना के रखे हैं। डज माई फैमिली नो हाउ टू गेट वाट इज इंटाइटल्ड टू देम, क्या मेरे परिवार को पता है कि उनको मेरे जाने के बाद क्या क्या लागू है।
तो इस प्रकार ये एक सैनिक और पूर्व सैनिक का कर्तव्य है कि ये सब जानकारियां वो अपने परिवार को बता के रखें। अब आगे इसमें जानकारियां आ जाएगी सोल्जर और वेटरन की पूरी जानकारियां, जिसमें आर्मी नंबर, रैंक, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, पैन कार्ड नंबर, नंबर, आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एडिशनल मोबाइल नंबर क्या है, पीपीओ नंबर क्या है, कोरिजेंडम पीपीओ नंबर क्या है, इस पर्स की लॉगिन आईडी क्या है, साथ ही साथ यूजर नेम उसका क्या है, वोटर आईडी क्या है। ये सब जानकारियां एक सैनिक और पूर्व सैनिक की यहाँ पे भरी जाएगी। फिर स्पाउस की डिटेल आ जाएगी, उसका नाम क्या है, कहाँ पे पैदा हुए, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, पैन कार्ड क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वोटर आईडी कार्ड क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, बैंक डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल और क्रेडिट कार्ड डिटेल। ये सब जानकारियाँ स्पाउस की भी यहाँ पे अपडेट करनी होगी। साथ ही साथ ये जानकारियाँ वही अपडेट करनी है जो रिकॉर्ड ऑफिसेज में है। अब डिपेंडेंट डिटेल है, जो जितने बच्चे हैं, माता पिता है, भाई बहन है, जो डिपेंडेंट है सर्विंग और एक्स सर्विसमैन सोल्जर के ऊपर, उनकी पूरी जानकारियां यहाँ पे, उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप क्या है, साथ ही साथ जो टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड सभी का, आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट क्रेडिट और जो मेडिकल हिस्ट्री है, इंश्योरेंस है, वो बच्चों का वो क्या है। तो डिपेंडेंट वही है जो 9,000 रुपये से नीचे इनकम रखता हो पर मंथ, एक्सक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ। अब चेकलिस्ट, एनओके शुड नो, यानी अभी एनओके को आज ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। पहले क्या, ये सर्विंग और एक्स सर्विसमैन दोनों के लिए है कि शादी का पार्ट ऑर्डर, और उस पार्ट ऑर्डर में नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी सब होना चाहिए। फिर बच्चों का पार्ट 2 ऑर्डर नंबर यदि कॉपी हो तो सबसे अच्छी बात है। जितने भी सैनिक हैं उनको मैं यहाँ पे एक हिदायत देना चाहता हूँ कि यूनिट में जब भी आप कैंडिडेट रोल पोर्शन की कैजुअलिटी पब्लिश करवाते हैं, जिसमें फैमिली में कोई भी चेंजेस शामिल होते हैं, तो उसकी आप यूनिट में कंपनी और बैटरी से एक कॉपी जरूर लेके रख लें। आप रिक्वेस्ट करें उनको कि मुझे बर्थ, डेथ या जो भी है, डेट ऑफ बर्थ चेंज की, मैरिज का पार्ट ऑर्डर, उसकी एक कॉपी जरूर आप रख लें, क्योंकि उसकी कॉपी आप रख सकते हैं और वो कॉपी आपको हमेशा के लिए ज़िंदगी भर काम आएगी। अब इसी के साथ साथ पार्ट ऑर्डर ऑफ ईच चाइल्ड, बर्थ का पार्ट ऑर्डर, डिक्लेरेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड, कोई परिवार में स्पेशल चाइल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसका डिक्लेरेशन। फिर पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ एनओके, चेंज ऑफ एनओके, आधार, पैन, पासपोर्ट, इन सब का पार्ट ऑर्डर होता है, उसकी भी एक कॉपी रखनी है। अब विल की भी एक कॉपी अपने पास में होनी चाहिए। डीसीआरजे, एजीआईएफ, आर्म्ड फोर्सेज, पर्सनल प्रोविडेंट फंड, डीएसपी अकाउंट जो है वो जॉइंट होना चाहिए, सैलरी अकाउंट और इसी प्रकार पेंशन अकाउंट, उसके बारे में भी जानकारी। बैंक के साथ में जो एमओयू हो रखा है उसकी एक कॉपी, साथ ही साथ जो प्रोविडेंट फंड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी कोई है तो उसकी जानकारी, ईआई सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, उसकी डेट कब वो एक्सपायर हो जाएगा, साथ ही साथ मूवेबल ऑब्लिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की जानकारी, सीएसडी कार्ड नंबर और उनकी जानकारी। हो सके तो इस फोल्डर के साथ में इन सब डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी भी लगा दें। डिपेंडेंट कार्ड जितने भी है उनकी जानकारी, प्रजेंट जो मेडिकल कैटेगरी क्या है उसकी जानकारी, ईसीएचएस कार्ड नंबर, पीपीओ नंबर और डेट ऑफ इश्यू, ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ORBO की जानकारी, स्पर्श आईडी एंड पासवर्ड। ये जो है शुड नो हाउ टू रिपोर्ट डेथ ऑब्लिक मिसिंग एंड इनिशिएट फैमिली पेंशन क्लेम इन स्पर्श पोर्टल, यानी ये उसके बारे में जानकारी यहाँ पे लगी होनी चाहिए। डिस्चार्ज बुक नंबर और इश्यू डेट, साथ ही साथ वेटरन और डिपेंडेंट कार्ड नंबर एंड इश्यू डेट, ये जानकारियाँ यहाँ पे भरनी है। अब यदि एक सेवारत सैनिक या एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाए तो इमीडिएट एक्शन जो होंगे वो क्या क्या करने हैं, ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो लंबा होने दीजिए, लेकिन हमें जानकारी पूरी लेनी है। तो सबसे पहले इन्फॉर्म किसको करना है, इमीडिएट एक्शन ऑन डिमाइज ऑफ सर्विंग सोल्जर और वेटरन। तो सर्विंग सोल्जर यदि है तो एनओके उसको इन्फॉर्म करेगी यूनिट, परजेंट यूनिट को, रिकॉर्ड ऑफिस और फॉर्मेशन हेडक्वार्टर इन चेन ऑफ कमांड। इसी के साथ यदि वेटरन है तो जिला सैनिक बोर्ड को, रिकॉर्ड ऑफिस को, नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर को और डिपेंडेंट यूआरसी को, कैंटीन को इन्फॉर्म किया जाएगा
और इस समय वेटरन को ADLRS भी मिलता है, दाह संस्कार सम्मान राशि 10,000 रुपये। तो उसके लिए भी स्टेशन हेडक्वार्टर और कैंटीन को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अब है ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ORBO। इफ द डिसीज हैज रजिस्टर्ड विद एन ORBO फॉर डोनेशन ऑफ ऑर्गन दे शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली टू डू द नीडफुल। ORBO होता है कि आँख, दिल, किडनी, लिवर ये सब डोनेट करने के लिए कई ऐसे सेवारत और भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड कर रखा है, कईयों ने RR हॉस्पिटल के साथ में भी रजिस्टर्ड कर रखा है। तो उसके ऑर्गन सही होंगे तो आप ORBO को संपर्क करेंगे, वो चेक कर लेंगे और जो भी ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, जो ऑर्गन सही है वो उनको निकाल के डोनेशन में ले लेंगे। अब साथ ही साथ टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ फ्यूनरल ये जानकारियां जिला सैनिक बोर्ड को इन्फॉर्म करना है और जो कैंटीन है साथ साथ स्टेशन हेडक्वार्टर है उन सबको बताना है कि दाह संस्कार कितने बजे करेंगे। अब अरेंज ए व्हीकल ऑब्लिक हियर्स बी अरेंज्ड फॉर कैरिंग द बॉडी बिसाइड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर क्रीमेशन आल्सो टू बी अरेंज्ड। क्रीमेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द क्रीमेशन ग्राउंड अथॉरिटी be obtained and it is submitted to municipal authority for registration of birth and death for issuing of the death certificate। अब डेथ सर्टिफिकेट भी रजिस्ट्रार से ऑब्टेन करना है। फिर आ गई चेक लिस्ट। एक्शन क्या करना है, इन्फॉर्म रिलेटिव्स, स्टेक होल्डर, कॉन्टैक्ट नंबर, रिमार्क ये सब यहाँ पे अपडेट हो जाएं। इन्फॉर्म ऑर्गन डोनेशन जो अथॉरिटी है उसको, डिसाइड डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ क्रिमेशन ये जानकारियाँ यहाँ पे फिल कर देना है। ऑब्टेन क्रिमेशन सर्टिफिकेट, ऑब्टेन डेथ सर्टिफिकेट, रजिस्टर डेथ विथ बर्थ ऑब्लिक डेथ रजिस्ट्रार। अब चेकलिस्ट ऑन डिमाइज। अब इंटीमेशन ऑफ डेथ ऑफ ए सर्विंग सोल्जर और वेटरन इज टू बी इंटीमेटेड इन्फॉर्म्ड एट द अर्लीस्ट टू लार्ज नंबर ऑफ अथॉरिटीज एज पर सजेस्टेड लिस्ट गिवन बिलो। जैसे ही कोई सर्विंग या वेटरन है उसकी डेथ हो जाए तो सबसे पहले कोई एक्सीडेंटल डेथ है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को संपर्क करना जरूरी है ताकि जो इंश्योरेंस और कंपेंसेशन मिलना हो उसमें कोई समस्या ना आए। FIR की कॉपी लगानी पड़ती है। फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ रिलीज ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करना है, जितने भी बेनिफिट उसको मिलना है उसके बारे में। फॉर स्टार्ट ऑफ फैमिली पेंशन, इसके लिए इस पर पोर्टल पे फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट फैमिली पेंशन करना होगा और इसका जो सैंपल है वो आगे अपेंडिक्स A में भी दिया हुआ है। फॉर स्टार्ट ऑफ फैमिली पेंशन, बैंक से यदि कोई ले रहा है पेंशन तो उसका सैंपल अपेंडिक्स B में दिया हुआ है। फॉर रिलीज ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट AGIF से संपर्क करना है। फॉर रिलीज ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस अमाउंट AGIF से संपर्क करना है, पहले सर्विंग के लिए उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए। इंटीमेटेड ऑफ डिमाइज यूनिट और सेंटर को संपर्क करना है। फॉर सेटलमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस और PLI पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना है। विडो का आइडेंटिटी कार्ड बनाना है तो जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड से संपर्क करना है। उसका सबका फॉर्मेट आगे दिया हुआ है इसी फोल्डर में। सबसे अच्छी बात है कि फॉर्मेट मिल जाएगा और उस फॉर्मेट को भर के सबमिट करना होगा। कैंटीन कार्ड के लिए डिपेंडेंट URC से संपर्क करना है। ECHS कार्ड के लिए रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ ECHS और ऑनलाइन ECHS कार्ड अप्लाई करना है। फिर इश्यू ऑफ सर्विस पर्टिकुलर, उसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस इश्यू जारी करेगा। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्लिक टैक्स पर्टिकुलर्स ऑब्लिक चेंज ऑफ म्यूटेशन, ये म्यूनिसिपल अथॉरिटी से संपर्क करना है। फाइनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ डिसीज, बैंक मैनेजर से संपर्क करें। फॉर सेटलमेंट लोन्स इनकेसमेंट ऑफ FDRs अदर बैंकिंग जो इश्यूज है बैंक मैनेजर करेगा। फॉर ट्रांसफर ऑफ क्लेम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डिसीज्ड, वो इंश्योरेंस कंपनीज करेगी। और ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट वेपन यदि है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से संपर्क करना है। फॉर ऑब्टेनिंग प्रोबेट ऑफ विल एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो कोर्ट इसके लिए अधिकृत है। अब आती है बात कि इंटाइटलमेंट ऑन डिमाइज ऑफ ए सोल्जर। तो सबसे पहले फैमिली पेंशन मिलती है, अलग अलग जो नियम है उसके मुताबिक। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन में जो कैटेगरी C टाइप है, ये सब अलग अलग कैटेगरी इस फोल्डर में दी हुई है जिसको कि आप पढ़ सकते हो पूरी जानकारी के, क्योंकि हर एक यहाँ पे लाइन वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो आपके लिए सुविधा ये रहेगी कि इसको डाउनलोड करें और ज़रूर इसको एक बार पूरा पढ़ लें। इसमें नियमों के मुताबिक हर एक वो जानकारी दी हुई है जो कि यदि पूरी तरीके से हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो फैमिली पेंशनर को कोई भी समस्या
नहीं होगी। एक्स ग्रेसिया का यहाँ पे लमसम कंपेंसेशन दिया हुआ है कि ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट होता है तो 25 लाख रुपए मिलता है। और इसी प्रकार हर एक यहाँ कंडीशन में कि एनिमी से लड़ाई के दौरान होता है तो कितना मिलेगा, और साथ ही साथ यदि एनिमी के एक्शन के दौरान और वार लाइक एंगेजमेंट में होता है तो 45 लाख रुपए मिलता है। साथ ही साथ डेथ ग्रेजुटी है तो लेस देन 1 ईयर कोई है तो 2 टाइम्स ऑफ मंथली इमोलमेंट। फिर यदि 1 ईयर और मोर बट लेस देन 5 ईयर है तो 6 टाइम ऑफ मंथली इमोलमेंट मिलेगा। 5 साल से ज़्यादा है और 11 ईयर से कम है तो 12 टाइम्स ऑफ मंथली इमोलमेंट ये डेथ ग्रेजुटी मिलेगी। 11 साल से लेके 20 साल तक है तो 20 टाइम्स ऑफ मंथली इमोलमेंट, और 20 साल से ज़्यादा है तो हाफ मंथ्स इमोलमेंट फॉर एवरी 6 मंथली और क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स ऑफ इमोलमेंट और ₹20 लाख विच एवर इज लेस। तो ये ग्रेजुटी अब 20 लाख से 25 लाख हो जाएगी जैसे ही 50% DADR क्रॉस करेगा। नेक्स्ट है AGIF बेनिफिट। तो मौजूदा समय में जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस है वो 50 लाख रुपए का कवर देती है, और AGI मैच्योरिटी जितना पैसा जमा हुआ है उसके ऊपर 6-7% इंटरेस्ट को लगा के AGI मैच्योरिटी मिलती है। अब जो मिसलेनियस और इसी के साथ यदि एक्स सर्विसमैन है तो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर लागू होता है जो कि 7.5 लाख रुपए JCOR के लिए है और 15 लाख रुपए अधिकारियों के लिए। मिसलेनियस इंटाइटलमेंट्स है जो लीव इनकेसमेंट मिलेगा सर्विंग सोल्जर को, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होगा, AP फंड का पैसा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यदि बैंक से है DSP अकाउंट के ऊपर तो वो मिलेगा। अब इंटाइटलमेंट ऑफ विडो ऑन रीमैरिज, कोई विडो है रीमैरिज कर दी है तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उसको चालू रहेगी। यदि बच्चे नहीं है तो, यदि बच्चे हैं तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। और स्पेशल फैमिली पेंशन है कंटिन्यूज टू बी पेएबल टू द विडोज प्रोवाइडेड सी कंटिन्यू टू मेंटेन द चिल्ड्रन। यदि बच्चों को मेंटेन करती है तो स्पेशल फैमिली पेंशन चालू रहेगी। इन केस सी डजंट मेंटेन द चिल्ड्रन पेंशन इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन विडो एंड द एल्डेस्ट एलिजिबल चाइल्ड। यदि ऐसी सिचुएशन जहां वो विडो है अपने बच्चों को मेंटेन नहीं करती है तो ये पेंशन का डिवीजन हो जाएगा जो बड़ा बच्चा और विडो के बीच में। द विडो कंटिन्यू टू ड्रा फुल पेंशन ऑन रीमैरिज इन केस देर इज नो चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। यदि शादी के बाद में कोई भी बच्चा नहीं हुआ है तो विडो को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, और बच्चा होगा मेंटेन करेंगे तो मिलती रहेगी, मेंटेन नहीं करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। लेबरलाइज फैमिली पेंशन कंटिन्यूज टू बी पेएबल टू विडो सब्जेक्ट टू हर सपोर्टिंग द चिल्ड्रन, यानी लेबरलाइज फैमिली पेंशन भी कंटिन्यू मिलती रहेगी यदि बच्चों को सपोर्ट कर रही है तो। इन केस ही डजंट मेंटेन द चिल्ड्रन पेंशन इज डिवाइडेड बिटवीन विडो एंड द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द रेशियो ऑफ 30 एंड 60% रेस्पेक्टिवली। तो विडो को 30% और बच्चे को 60% पेंशन मिलेगी यदि मेंटेन नहीं करती हो तो। द विडोज टू ड्रा फुल पेंशन ऑन रीमैरिज इन केस देर इज नो चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। यदि शादी के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ और विडो रीमैरिज करती है तो पूरी पेंशन मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट आता है पेंशन इंटाइटलमेंट्स टू डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट को जो पेंशन मिलती है जैसे कि स्पेशल डिपेंडेंट पेंशन, लिबरलाइज डिपेंडेंट पेंशन, इसकी जानकारी आप इसको पढ़ के ले सकते हैं क्योंकि ये ब्रॉडली कम ही लोगों को मिलती है और जिसको ज़रूरत हो वो पढ़ सकते हैं। अब मेडिकल इंटाइटलमेंट है, उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पोस अनएम्प्लॉयड सन बिलो 25 ईयर एज एंड अनएम्प्लॉयड एंड अनमेरिड विडोड डाइवोर्स डॉटर्स है वो ECHS में कवर करती है। वन टाइम कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन ऑफ 67,000 फॉर JCOs एंड 30,000 फॉर OR विल बी डिडक्टेड बाई PCDA पेंशन टू बिकम मेंबर। ECHS का पैसा वन टाइम जो है PCDA से काट लिया जाएगा और ECHS के मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के बाद कार्ड बन के आएंगे और ECHS का कैशलेस लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ECHS स्मार्ट कार्ड के लिए उसकी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, लिंक पे क्लिक करने से वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ECHS कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सर्विंग सोल्जर को 27,000 रुपये मिलता है और ₹81,000 पर एनम रेस्पेक्टिवली अप टू क्लास 12th। ये 81,000 है हॉस्टल सब्सिडी का और ये 2 बड़े बच्चों को ही मिलता है। अब इसके साथ साथ ही RNW सेक्शन DIAV क्लास 1 से 8, 10 से 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बच्चों को ये अमाउंट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है।
ACWF फंड से, तो 10,000, 14,000, 20,000, 25,000। और उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स के लिए ट्यूशन फीस प्लस 5,000 रुपये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपये पर एनम पर चाइल्ड। फॉर क्लेमिंग CA और एजुकेशन फीस रिम्बर्समेंट कॉन्टेक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस फॉर फॉर्मेट्स एंड प्रोसीजर, ये आप संपर्क कर सकते हैं। कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी। इसके साथ ही जो दूसरे ग्रांट्स है जिसमें वन टाइम 30,000 इमीडिएट रिलीफ मिलती है आवास से, उसके बाद कंप्यूटर ग्रांट मिलता है 35,000 रुपये का। डॉटर की मैरिज के लिए DIAV से 1 लाख रुपए मिलते हैं। री मैरिज ऑफ विडो के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं। एयर ट्रैवल कंसेशन के लिए 75% कंसेशन होता है डोमेस्टिक फ्लाइट में, जो वार विडोज है उनको। हायर एजुकेशन ऑफ विडोज के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन के लिए 20,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25 और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 रुपये मैक्सिमम हर साल मिलता है RNW सेक्शन DIAV से। अब बात करें ACWF फंड से, तो 6 मई 2020 से वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹8 लाख, फर्स्ट रैंक ₹1 लाख बाई यूनिट इमीडिएटली एंड सेकेंड रैंक ₹7 लाख आफ्टर इश्यू ऑफ बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, ये आर्मी कमांडर वेलफेयर फंड से दिया जाता है। इसी प्रकार रियल कंसेशन है जो वार विडोज को 75% सेकेंड और स्लीपर क्लास में मिलता है। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि इंटाइटलमेंट जो अलग अलग दिए हुए हैं। ऑयल प्रोडक्शन एजेंसीज है उसमें 8% डिफेंस कोटा होता है, और प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी सीटें रिजर्व होती है। गवर्नमेंट मेरिट अकोमोडेशन यदि बैटल कैजुअलिटी फैटल है तो 2 साल के लिए प्लस 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद 6 महीने और किया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर दिया जाता है स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा। और यदि फिजिकल कैजुअलिटी फैटल है तो 2 साल के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा गवर्नमेंट मेरिट अकोमोडेशन विडो को दिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ वार विडो चिल्ड्रन हॉस्टल कई जगह है, आप देख सकते हैं। टोटल अभी 35 वार विडो चिल्ड्रन हॉस्टल पूरे इंडिया में चल रही है, जहाँ पे बच्चों को और लड़कियों को जो शहीद है उसके बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिलता है और लाभ दिए जाते हैं। अब इसके साथ साथ ही अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी कई ऐसे बेनिफिट देती है। अब बात करें इंटाइटलमेंट ऑफ स्पोर्स ऑब्लिक चिल्ड्रन ऑन डेथ ऑफ वेटरन, यानी एक एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद में स्पोर्स यानी विडो, NOK और बच्चों को क्या क्या लाभ मिलता है। तो फैमिली पेंशन मिलती है, इन्हांस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन, जो पेंशन एक्स सर्विसमैन को मिल रही थी, इंटाइटल थी, वो सेम पेंशन विडो को भी मिलेगी 7 साल तक, टिल 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और टिल द वेटरन वुड हैव अटेंड 67 ईयर्स ऑफ एज। या तो वेटरन की 67 ईयर एज हो जाए या फिर 7 साल डेथ के बाद जो भी पहले हो उस समय तक बराबर पेंशन मिलती रहेगी 50%। देर आफ्टर 30%, उसके बाद ये पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो जाएगी इफ डेथ अकोर्स आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। नेक्स्ट बात करें एक्सटेंडेड इंश्योरेंस आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, यानी जो एक एक्स सर्विसमैन है उसका रिटायरमेंट के समय कुछ एक वन टाइम अमाउंट AGI द्वारा काट लिया जाता है AGI मैच्योरिटी में से, और उसके बाद जो कंडीशन है यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन उसके मुताबिक एक्स सर्विसमैन की डेथ होने पर 7.5 लाख रुपए NOK को दिए जाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि इफ डेथ विद इन 30 ईयर्स फ्रॉम डिस्चार्ज और 75 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद कुछ होता है तो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस लागू नहीं है। अब DSP अकाउंट के ऊपर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी है, जो कि जिस ब्रांच में DSP अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो 30 लाख रुपए जो है एक्सीडेंट के दौरान मौत होने पर एक्स सर्विसमैन के NOK को मिलते हैं। ADLRS के लिए 10,000 रुपये फिक्स किए गए हैं जो कि डिपेंडेंट URC द्वारा दिए जाते हैं। अब इंटाइटलमेंट ऑफ NOK ऑफ अग्निवीर, तो अग्निवीर के लिए जो कंपेंसेशन है वो आप सबको वैसे पहले से पता ही है क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है। अलग अलग कैटेगरी बना दी गई यहाँ पे XYZ, उसके मुताबिक यहाँ पे डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन दिया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल करके रखना जरूरी है। हर एक रिकॉर्ड ऑफिस के OIC, कर्नल रिकॉर्ड, ड्यूटी क्लर्क, उसके टोल फ्री नंबर, ईमेल ID रिकॉर्ड ऑफिस का, ये एक्स सर्विसमैन को चाहिए कि वो यहाँ पे फिल करके रखें। साथ ही जिस यूनिट के हैं उस यूनिट के सर्विंग और रिटायर्ड जो सोल्जर है उनके अपने
COOC, सूबेदार मेजर और ड्यूटी क्लर्क के नंबर भी रखें। लोकल एस्टैब्लिशमेंट है, जिला सैनिक बोर्ड है, नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर है, उनके नंबर भी यहाँ पे रखें। PCDA पेंशन अपने अलग अलग नंबर जो स्पर्श का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी है उसको भी यहाँ पे एंटर कर रखें। तो साथियों, इस प्रकार वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी बताऊँगा। अब तीसरा पार्ट आ जाता है पर्सनल फाइनेंस, यानी एक सर्विंग और एक्स सर्विसमैन द्वारा अपने तरफ से, उसके खुद की तरफ से कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या इन्वेस्टमेंट जो वित्तीय इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसकी पूरी जानकारी, साथ ही साथ प्रॉपर्टी की जानकारी यहाँ पे कंप्लीट फिल करके रखनी है। जैसे पहले प्रॉपर्टी की जानकारी यहाँ पे, उसके बाद जितने भी इंश्योरेंस डिटेल है, जो पॉलिसी है उसका, पॉलिसी का जो इंश्योर का नाम है, उसके बाद इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन है, और लाइफ वाली है, मेडिकल वाली है, या पॉलिसी नंबर और उसका डेट क्या है, सम अश्योर्ड कितना है, प्रीमियम अमाउंट कितना है, और वापस डेट ऑफ रिन्यूअल क्या है, ये सब भर के यहाँ पे रखना है। फिर बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट मेंटेन किया जा रहे हैं सर्विंग और एक्स सर्विसमैन द्वारा, उसकी पूरी जानकारियाँ यहाँ पे रखनी है। यदि इंटरनेट बैंकिंग है तो उसकी लॉगिन आईडी भी यहाँ पे रखनी है। डेबिट कार्ड जितने भी है उनके इशूइंग बैंक, डेबिट कार्ड का नंबर और नाम क्या है उसके ऊपर, पिन नंबर क्या है उसका, और डोंट ऑपरेट ATM आफ्टर डेथ ऑफ होल्डर। यदि एक बार जो एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर की डेथ हो जाती है तो ATM कार्ड को ऑपरेट नहीं करना है, नहीं तो उसके ऊपर जो मिलने वाला इंश्योरेंस क्लेम है वो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार क्रेडिट कार्ड की जानकारियाँ भी यहाँ पे फिल करके रखनी है। फिर जितने भी फिक्स्ड डिपॉजिट है सभी बैंकों में, पोस्ट ऑफिसेज में, उसकी जानकारियाँ यहाँ पे रखनी है। फिर डीमैट अकाउंट यदि कोई है, शेयर मार्केटिंग करते हैं तो उसकी जानकारियाँ यहाँ पे फिल करके रखनी है सैनिकों और पूर्व सैनिकों को। इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट डिटेल है, कोई कंपनी, एजेंसी, इश्यूअर डिटेल, अकाउंट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ, उसका यूजर लॉगिन और पासवर्ड क्या है, म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारियाँ, साथ ही साथ SIP की जानकारियाँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किसी ने किया हुआ है तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे फिल करके रखनी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स्ड असेट है, उसकी जानकारियाँ यहाँ पे रखनी है। फिर व्हीकल की डिटेल जो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है उसकी जानकारियाँ, कौन सा व्हीकल है, कब खरीदा, उसका चेसिस, इंजन नंबर क्या है, और जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे रखे हुए हैं। व्हीकल इंश्योरेंस डिटेल्स, यानी व्हीकल है उसका इंश्योरेंस होता है, उसकी पूरी जानकारियाँ यहाँ पे। साथ ही साथ ज्वेलरी और वैल्यूएबल, वैसे परिवार को पता होता है, फिर भी कहीं ऐसा हो कि खरीद के कहीं लॉकर में रखा हो या इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद के रखा हो तो उसकी जानकारी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर लॉकर डिटेल, किसी बैंक में लॉकर खोल रखा है, उसमें सामान रखा हुआ होता है तो उस लॉकर की जानकारी पूरी यहाँ पे फिल करें। लोन लिए हुए हैं उसकी जानकारी, और लोन किसी को यदि उधार दिए हुए हैं पैसे तो उसकी जानकारी, साथ ही साथ जो लीगल इश्यूज कोई चल रहे हैं, लिटिगेशन फाइल किया हुआ है उसकी स्टेटस क्या है वो जानकारी भी यहाँ पे भर के रखें। नॉमिनेशन डिटेल, आपका नॉमिनेशन कहाँ कहाँ पर किसका नॉमिनेशन किया हुआ है उसकी जानकारी। फिर लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये सबसे ज़रूरी है कि आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे PPO है, चाहे डिस्चार्ज ऑर्डर है, आपकी जो डिस्चार्ज बुक है, कोरिजेंडम PPO है, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन सब के जो डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, व्हीकल के डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट है, पॉलिसीज़ के डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट रखे हुए कहाँ पे हैं, घर में रखे हुए कहाँ पे रखे हुए हैं, लॉकर में रखे हुए कहाँ पे रखे हुए हैं, या किसी के पास में जमा है एज ए सिक्योरिटी श्योरिटी के नाम पर, तो वो कहाँ पे है, उन सब की जानकारियाँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए उसमें भरनी है। अब मेंबरशिप डिटेल, यदि आप कहीं पे मेंबर हैं, किसी क्लब के, एसोसिएशन के, एजेंसी के, या कोई प्रोफेशनल बॉडी के, तो उनकी जानकारियाँ यहाँ पे फिल करनी है। फिर अब इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर, यानी किससे कॉन्टैक्ट करना है, रिलेशन क्या है और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, जो भी है इनके कॉन्टैक्ट यहाँ पे भर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको इस पूरी बुकलेट में जो आफ्टर मी फोल्डर है उसकी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर की है। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। इससे जुड़ा हुआ कोई आपका शक सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो फोल्डर है रोमन में, इंग्लिश में, इन दोनों का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसको डाउनलोड कर लें। और ये फोल्डर उसी तरीके का फोल्डर है जैसे कि नारी फोल्डर होता था। अब तक यूनिटों में जो सर्विंग सोल्जर्स थे, JCOs थे, अधिकारी थे, वो नारी फोल्डर बना के रखते थे ताकि एक सर्विंग सोल्जर, सिपाही, NCO, JCO अधिकारी की
डेथ होने के बाद में उस नारी फोल्डर के जरिए उनकी यूनिट और एनओ के सभी जानकारियां जुटा पाते थे। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हुआ नहीं हुआ है वो दिखावे के लिए रह गया था। लेकिन अब एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने एक और पहल करते हुए आफ्टर मी फोल्डर जारी किया है। इस फोल्डर में सर्विंग और एक्स सर्विसमैन की अपनी पूरी जन्म कुंडली लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि एक सर्विंग और एक्स सर्विसमैन के इस दुनिया में ना रहते हुए उनके परिवार वालों को किसी प्रकार की समस्या ना आए और उस सर्विंग और एक्स सर्विसमैन सोल्जर ने अपने परिवार के लिए क्या क्या काम किए हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, और उन सब जो कार्य हैं चाहे इन्वेस्टमेंट के हैं, प्रॉपर्टी के हैं, उनकी जानकारी उनके परिवार वालों को मिल सके और वो सही समय पर अपना पूरा इंटाइटलमेंट ले सकें, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अब विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए। हर एक सैनिक, पूर्व सैनिक, उनके परिवार, डिपेंडेंट के पास में ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए और इस वीडियो को संभाल के रखना चाहिए, ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े कि आफ्टर मी फोल्डर कैसे बनाना हो और कहाँ कहाँ पे किस किस से संपर्क करना हो, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर की है। बहुत ही लाभदायक वीडियो है और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। बने रहिए चैनल के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.